नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो ना चाहते हुए भी संवेदनशील हो जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी की आखिर सीमा कहां जाकर समाप्त होती है और क्या अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रभक्ति के बीच कोई लक्ष्मण रेखा हो सकती है? यह मुद्दा इसलिए क्योंकि 3-4 दिनों के भीतर फिर वही बहस हो रही है कि क्या देश हित से आगे जाकर भी अभिव्यक्ति का आकलन हो सकता है। पहला मुद्दा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उमर खालिद को बुलाने का और फिर उसके बाद जो हंगामा हुआ वो है। दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान का। फारूक अब्दुल्ला अभिव्यक्ति के नाम पर इतना आगे निकल गए कि अब निशाने पर आ गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर में लड़ रहे हैं उनकी जंग आजादी के लिए, उनकी मौत कश्मीर के लिए कुर्बानी है और वो वतन की आजादी की खातिर जान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर के साथ 1931 से लगातार धोखा हो रहा है। सवाल यह है कि कश्मीर से धोखे के लिए कौन जिम्मेदार है? अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर पर करीब 30 साल राज किया है और 30 साल के राज के बाद भी फारूक क्यों दूसरों पर कश्मीर को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में देशद्रोह भड़काकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या फारूक आतंकियों की मौत को कुर्बानी बताकर सैनिकों के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं? सवाल यह भी क्या उमर खालिद रिसर्च करने के बजाय उन मुद्दों को हवा दे रहा है जिसका एक खास विचारधारा से ताल्लुक है? और क्या छात्र राजनीतिक बहस और रिसर्च की बजाय खुद की सियासत चमकाने में लग गए हैं? आज हम कुछ इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल है, लेकिन इससे पहले मैं अपने गेस्ट पर जाऊं, अपने पैनल से आपका रूबरू करवाऊं। ये कुछ बयान सुन लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने कल देश विरोधी नारे लगाए हैं, उसके बाद पत्थरबाजी की है, यह बहुत ही निंदनीय काम है। और इन वामपंथियों के ऊपर अब मेरे हिसाब से पुलिस को मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप बनता जा रहा है जो आने वाले दिनों में देश के खिलाफ लड़ने वाला है। और ऐसे लोग रहेंगे तो आतंकवादियों को जरूरत नहीं पड़ेगी। Everybody or every Indian, or for that matter anybody in India, has all the freedom to make any points he wishes to make in any place or any institution. But we should not convert any college, university or any institution into an anti-India hub. ये नौजवानों का आंदोलन यही नहीं ठहरेगा, ये देश भर में फैल जाएगा। इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन है उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। एमएलए बनूं या एमपी बनूं या मिनिस्टर बनूं, तुमची कर्मणी डिमांड asking बनूं हक कि जिंदगी दिन वो चुकते दिन वो चुकसे मगर या तो वतन आजाद करने खातिर दिमाग इसका निकाल जैसा समय होता उसके मुताबिक वो बयान देते हैं। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूँ मैं। मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ मैं। ये उनका हमेशा से बयानात का सिलसिला रहा। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है? दूसरा सवाल, क्या शैक्षणिक संस्थान सियासत चमकाने के अड्डे बन गए हैं? तीसरा सवाल, फारूक अब्दुल्ला के बयान का मतलब क्या है? और बिग स्टोरी बिग डिबेट का आज का चौथा सवाल, क्या कश्मीर में देशद्रोह भड़काने से चमकेगी राजनीति? बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ यहां पर राजीव जेटली हैं बीजेपी से, पवन खेड़ा है कांग्रेस से, आरएसएस आइडियोलॉग राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं, मेजर डैड गौरव आर्या मेरे साथ हैं और तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ हैं। और
हमारे साथ थोड़ी देर में फारूक अब्दुल्ला भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, हमने कविता कृष्णन लीडर सीपीआई-एमएल को भी इस शो में बुलाया था, वो आने को तैयार हुई थी, लेकिन 2 मिनट पहले इस शो से उन्होंने इस शो में शामिल होने से मना कर दिया। क्यों मना किया वो जाने, लेकिन उन्होंने इस शो में शामिल होने से मना कर दिया। आपको जज करना है क्यों मना कर दिया। फिलहाल आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन तनवीर सादिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। तनवीर सादिक, आपकी पार्टी कहती है कि हम भारत को मानते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि हिंदुस्तान पे हमें गर्व है, और आप ही के पार्टी के सबसे बड़े नेता जब ये कह देते हैं कि कश्मीर का युवा अपने हक की कुर्बानी दे रहा है, जब वो ये कह देते हैं कि कश्मीर की लड़ाई 1931 से जारी है और हमारे साथ धोखा हुआ है, युवा आजादी की जंग के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये बड़ा डुअल स्टैंडर्ड लगता है तनवीर सादिक। लगता ही नहीं कि आप भारत की उस सरकार में शामिल रहकर मंत्री भी रहे हो और आपने उस सरकार में शामिल होकर मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभाई हो, जिसको आप इस तरह से निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, आप अपनी तरफ से आई कांट टेक दैट फ्रॉम यू, आप तो आराम से अपना जिस तरह मिस इंटरप्रेट करना चाहेंगे करें, लेकिन मेरा आप बता दीजिए सर, क्या मतलब है इसका। आप देखिए, आप आंख बंद करें और ना बोले वो एक चीज आप देखें ऑन ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। देखिए, अगर कोई 100-200 मिलिटेंट्स यंग लड़के जो है वो गन उठाने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है वो किसी तो क्या वो कश्मीर के लड़के हैं और क्या वो कुर्बानी दे रहे हैं तनवीर सादिक? देखिए, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। जब तक आप उनको रीच आउट नहीं करते, चाहे आपको अच्छा लगे या मुझे अच्छा लगे, वो दीगर सवाल है। सर, अच्छा बुरा की बात ही नहीं है। जहां पर देश आता है वहां पर अच्छा है और बुरा है। आप उसको कुछ भी इंटरप्रेट कीजिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कश्मीर के युवाओं को बंदूक से डर नहीं लग रहा है और कुर्बानी दे रहे हैं, तो या तो फिर उन मिलिटेंट्स की तरफ खड़े हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं, या तो फिर सेना को वो निशाने पर रख रहे हैं। और क्या है इसका मतलब? मेरा कनेक्शन बहुत खराब है, मैं आपके बोलने पे इसलिए आया हूं। अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव लेना तो मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड। अगर नहीं तो फिर कोई मेरा मतलब नहीं, बोलिए, आप बोलिए। मेरा सिर्फ एक मतलब है। देखिए, पिछले साल अगर आप देखेंगे, अगले 90 से अभी तक हालात बहुत बेहतर हुई थी पिछले साल से पहले तक, लेकिन पिछले साल जब वो 100 लड़के मर गए, उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें कोई 100-200 लड़के मिलिटेंट बनने के लिए, गन उठाने के लिए तैयार हुए। क्या हमको उसके रूट कॉज में जाना चाहिए कि हमको उस चीज को हवा देनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, हम जैसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, उनने इतने लोग अपने खोए हैं, thousands and thousands of workers have been killed by militants, तो हम कभी मिलिटेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन जहां प्रॉब्लम है उसका तो हमें हल ढूंढना है ना। ये जो लड़के 30 साल में तो आप हल नहीं ढूंढ पाए। 12 साल शेख अब्दुल्ला, 11 साल फारूक अब्दुल्ला, 6 साल उमर अब्दुल्ला, और आज भी आप कह रहे हैं हमें हल ढूंढना है। 27 बरस हुए इस मिलिटेंसी को। आप जंग से, आप लड़ाई से, आप गन से तो इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए ना। तो हमारा सिर्फ ये कहता है कि आप इन लोगों सर, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप कश्मीर के लड़कों को जंग के लिए उकसा रहे हैं? आपके इस बयान से तो यही लगता है। मैं मेजर गौरव आर्या के पास जाऊंगा। 1 मिनट सर। ओके तनवीर सादिक, रहिए आप मेरे साथ। कनेक्शन वाकई कुछ प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कनेक्शन इस बीच सही हो जाए ताकि आपकी बात और अच्छे से आए और हमारी बात आप तक पहुंचे। लेकिन मेजर गौरव आर्या, ये जो कह रहे हैं कि 27 साल से तो आप प्रॉब्लम सुलझा नहीं पाए गन से, तो अब हमें बातचीत करनी पड़ेगी, तो 30 साल तो ये भी थे, इन्होंने क्या किया? नहीं साहब, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं और इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। ना विजन है, ना इंटेलिजेंस है, ना कॉम्पिटेंस है। इनके तीनों विकेट डाउन हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आज था, जब फारूक अब्दुल्ला साहब पावर में रहते हैं तो उनका कोई और गाना रहता है, पावर के बाहर रहते हैं तब उनका कोई और गाना रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहना इनका कि इन्होंने क्या करा, ये क्या चाहते हैं, वहाँ पे मोदी साहब जाएं, बैठें, श्रीनगर में लोरियां सुनाएं। इनकी सरकार क्या कर रही है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ये जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंडर आती हैं। इन लोगों ने क्या करा है? ये लोग कुछ नहीं करते। अब्दुल्ला साहब 6 महीने लंदन में बैठते हैं, है ना। अब देखिए, इन्होंने आज कम क्या था उनका कि आप जाइए बेटा, अल्लाह की राह पे जाइए और आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, आप जाके आजादी की जंग लड़िए। इन्होंने कश्मीर गरीब बच्चे को बोल दिया, साहब बीच में ना बोले, मैं बोल रहा हूं ना, बोल रहे हैं हम, उसके बाद बोलिएगा। तो इन्होंने बोला कि उनका बयान जो था उसके बयान सर, 1 मिनट सर, आई एम स्पीकिंग, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। आप 1 मिनट रुक जाइए सर, आप रुक जाइए, बीच में ना बोलिए।
सर थोड़ा सा कंप्लीट सर थोड़ा सा तहजीब, थोड़ा सा एहतराम सर, थोड़ा सा। अब देखिए अच्छा नहीं लगता फिर। तो इन्होंने बोला कि साहब उसका मैंने तर्जुमा पढ़ा है, उसमें लिखा है कि साहब आप अल्लाह की राह पे चल दिए हैं और आप गन पकड़ी और चल दिए, अब आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से। सर मेजर जो भी आपका नाम है गलत बात मत करिए। जो भी मेरा नाम नहीं, मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है। जो भी मेरा नाम नहीं, मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है। कान खोल के सुन लीजिए, और गलत बात नहीं कह रहा मैं, ये तर्जुमा पढ़ा है उनके पास, ये पढ़ेंगे आपके पास। अब आप सुनिए, इन्होंने नाम लिया, फिर इन्होंने ये बोला, आप सब इनको जरा बोलिए 2 मिनट के लिए शांत रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 1 बाय 1 बात करते हैं। तनवीर सादिक ऐसे तो आपकी हर बात पे मैं भी कहूंगा आप गलत बात कर रहे हैं, दूसरे पैनलिस्ट भी कहेंगे गलत बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपने कहा मेरा कनेक्शन लो है, मुझे बोल लेने दीजिए। आई अलाउड यू टू स्पीक। आप मुझे इस डिबेट को कंडक्ट करने दीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मुझे इस डिबेट को कंडक्ट करने दीजिए और दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए प्लीज। आई विल कम टू यू। आप अपना वर्जन रखिएगा। गौरव आर्या आप कंप्लीट कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी उन्होंने बोला फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि साहब ये अल्लाह की राह पे चल दिए हैं बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई शिकायत नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बेटा था उमर अब्दुल्ला, वो अल्लाह की राह पे क्यों नहीं चला? बाप बेटे दादा ने 30 साल कश्मीर का जूस निकाला है, कुछ काम नहीं करा वहां पे। अब ये दूसरों के मासूम बच्चों को भड़का रहे हैं कि तुम जाओ लड़ो फौज के सामने और मरो और तुम शहीद बनो, तुम अल्लाह की राह पे चलो। भाई तुम क्यों नहीं चलते अल्लाह की राह पे? क्योंकि अब्दुल्ला परिवार राज करने के लिए पैदा हुआ है। सच बात यह है, मासूमों को मरवाओ, अपनी सियासत की रोटी सेको, ये काम कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं अब आऊंगा राकेश सिन्हा के पास, उसके बाद राजू जेटली और पवन खेड़ा, आप दोनों के पास आता हूं। राकेश सिन्हा, मैं आपसे 2 मुद्दे हैं, उन दोनों पर चाहूंगा कि आप यहां पर अपना पक्ष रखें। रामजस कॉलेज में जो हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एक एपिसोड हमने जेएनयू में देखा था। एबीवीपी ने तो एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि वहां पर एक बार फिर भारत की आज़ादी के नारे लगे हैं, वहां बस्तर की आज़ादी के, कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे हैं, और वहां उमर खालिद के समर्थन में नारे लगे हैं, जिस पर देशद्रोह तक का आरोप है। और दूसरा, फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा बयान दे देते हैं जो समझ में नहीं आता कि फारूक अब्दुल्ला किसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो जब कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते हैं या केंद्रीय मंत्री रहते हैं तब वो बात कहाँ चली जाती है? देखिए, मैं फारूक अब्दुल्ला से पहले शुरू करता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले, और आपने डिबेट भी किया था, एक बयान दिया था कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल कहा था उन्होंने, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुका है, जिसको राष्ट्र ने सब तरह का सम्मान दिया, और मुख्य धारा की राजनीति की 2 जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के सरकारों में बारी बारी से वे और उनके पुत्र रह चुके हैं। उसके बाद इस तरह के बयान की, इस तरह के परिपक्व नेता से अपेक्षा नहीं की जाती है। इन बयानों के बाद हम कह सकते हैं वो परिपक्वता के साथ तो बयान दे रहे हैं, लेकिन वो बयान दे रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए वास्तव में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत है और एक देश के भीतर की ताकत है, दोनों में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, तो भारत की जो ताकतें हैं वे उस ताकत का उपयोग करके कश्मीर को उस स्थिति में रखना चाहते हैं जिससे उनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। वो कश्मीर को भारत से अलग भी नहीं करना चाहते हैं, कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट भी नहीं करना चाहते हैं। उनकी राजनीतिक दुकानदारी का आधार ही यही है कि कश्मीर की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मंच पर बनाए रखो, पाकिस्तान की स्थिति मजबूत किए रहो, भारत की स्थिति कमजोर किए रहो, जिससे पैकेजिंग होते रहे। जैसे भी मेजर साहब ने कहा, कश्मीर के जितने बड़े नेता हैं और जितने बड़े आतंकवादियों के जो बड़े पुरखे वहां बैठे हुए हैं, उनके बेटे बेटियों को विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके घर सिंगापुर, लंदन और अमेरिका में घर है, वे यहाँ बैठकर सामान्य कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो भी भड़का नहीं रहे हैं, पैसे देकर। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब तक डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट रहा वहां पत्थरबाजी नहीं हुई। मस्जिद से फ्राइडे को लोग निकलते थे, शांतिपूर्वक निकलते थे। डिमोनेटाइजेशन का डी इम्पैक्ट हुआ। पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप छटपटाइए मत। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब मैं आता हूं रामजस कॉलेज की स्थिति पर। देखिए, कैंपस एक ऐसी जगह है जहाँ फ्री डिस्कशन एंड डिबेट होना चाहिए। ठीक है। और किसी भी हिंदुस्तान सभ्यता तभी बढ़ती है जब फ्री डिस्कशन एंड डिबेट होता है। लेकिन फ्री डिबेट डिस्कशन का क्या आधार है? अमेरिका में फंडामेंटल राइट का पहला जो है वो कहता है फ्री डिबेट एंड डिस्कशन। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट इसलिए कैंसिल हुआ कि जो व्यक्ति आया था वो इनडिसेंट लैंग्वेज का यूज करता था, अगली वर्ड्स का यूज करता था, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए। जिस व्यक्ति को आपने बुलाया उसका विरोध वहां के छात्र संघ ने किया, कॉलेज छात्र संघ ने किया, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने भी किया। उस विरोध के नाम पर आप नहीं बुलाए। अब मुद्दा उठता है कि उमर है कौन, उमर खालिद है कौन? यह वह व्यक्ति है
जो कहता है कश्मीर भारत से आजाद हो, उसकी राय स्पष्ट है, कश्मीर भारत से आजाद हो। लोग कहेंगे सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करती है, सरकार उसको जेल में क्यों नहीं बंद करती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो उसकी जो राय मैं बता रहा हूं कश्मीर भारत से अलग हो, प्लेबिसाइट हो। और संयोग से सीपीआई एमएल एक ऐसी संस्था बन रही है जिसकी कविता कृष्णा आज चली गई। वो इसलिए चली गई कि उन मुद्दों का वो उनकी पार्टी जवाब नहीं दे सकती, गालियां दे सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं कि क्यों वो कहते हैं कि भारत में प्लेबिसाइट हो। बस्तर की आजादी का डिमांड रामजस कॉलेज में उठा है। ये पहली बार ऐसा हुआ, पॉवर्टी के खिलाफ लड़िए, आप अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़िए। हम तो ये कहना चाहता हूं, हम तो ये चाहते हैं हर पक्ष आए, अपनी बात रखे और डिबेट हो, विमर्श हो, लेकिन डिबेट से भागना कहां। गौरव जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसी को भी अधिकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार की कश्मीर नीति की जितनी कटु आलोचना कीजिए, यदि उसको कोई रोकता है तो आप कहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ लोग उठा रहे हैं। लेकिन यदि आप भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के रिपब्लिक को करना चाहते हैं, ओमर अब्दुल्ला एक बार फिर से कह दें, एक बार हम फिर से कह दें, फारूक राकेश एक मिनट, तनवीर सादिक जी एक मिनट, सर आई रेस्पेक्ट यू बट प्लीज अलाउ मी टू कंडक्ट डिबेट, प्लीज, आई एम सेइंग प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अदरवाइज आई हैव टू म्यूट योर वॉल्यूम। बट मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप एक बार देख लीजिए, हम जो एक आपको विंडो दिखा रहे हैं जिसमें कोई मेहमान नहीं है, वो दरअसल जगह है कविता कृष्णन जी की, और बहुत ही सम्मान से रेस्पेक्टेड गेस्ट के तौर पर हमने उनको बुलाया था। शी वॉज अग्रीड, उन्होंने आने को कहा था, लेकिन एन वक्त पर 7:54 पर वो स्टूडियो से आकर चली गई। क्यों चली गई मुझे नहीं मालूम। आई वुड नॉट से कि भाग गई, आई वुड से चली गई, छोड़कर चली गई। क्यों चली गई वो ज्यादा गौरव जी, मैं 30 सेकंड लेकर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो आती और यहां पर अपना पक्ष रखती। 30 सेकंड लेकर मैं बताऊं। हम और पवन खेरा जी हैं, हम दर्जनों डिबेट में मिलते हैं, एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, मित्रता के साथ जाते हैं और आते हैं, संवाद करते हैं। संवाद में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहता है, हम तीखे बहस भी करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक चैनल पर उन्हीं की पार्टी की एक छोटी सदस्य जो जेएनयू की छात्र है, मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर वह नहीं हूँ जिसको वो कथित इंटेलेक्चुअल करे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं कहना नहीं चाहिए, मुझे अब कहना पड़ रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए में टॉप किया। वो उस टीचर को वह शेमलेस कहती है, लायर कहती है। सर ये तो अब लोग तय करेंगे। मैं कह रहा हूं, आज उनकी पार्टी के लोग गालियां दे सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, संवाद नहीं कर सकते हैं। चाहे व्यवस्था किसी की हो, वो रिपब्लिक को ही तोड़ना चाहते हैं, इंडियन रिपब्लिक को डिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। पुलिस तय करेगी, लेकिन संवाद यहां पर नहीं हुआ। पवन खेड़ा, संवाद होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और मैं इस मुद्दे पर डिबेट करना नहीं चाहता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस देश में अब कुछ ज्यादा ही आजादी के नाम पर लोग लिबर्टी ले रहे हैं और आजादी के नाम पर कुछ भी कहा जा रहा है? सर, चाहे वो दिल्ली के यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हो और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और आप ही के साथ सरकार में शामिल रहे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हो। नहीं, वो तो हमारे साथ भी थे, तो बीजेपी के भी साथ भी रहे हुए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, फारूक साहब किस मुल्क की बात कर रहे हैं, किससे आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उससे वो दर्शाया जा रहा है कि वो उस नौजवान जिसके हाथ में पत्थर है, फारूक साहब उसके भी दुश्मन हैं, वो उसको भी भड़का रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से असहमत हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है उनको ये बोलने की, कहां आवश्यकता हो पाए। वो ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। करते हैं इस चीज को, बिल्कुल कंडेम करते हैं, ये इस तरह से इस मुल्क में नहीं। लेकिन गौरव जी, इस पूरे कहानी के दो विलेंस हैं। एक तो जो अभी आप बता रहे हैं फारूक साहब, आप उसको भी कंडेम करते हैं क्या, जो रामजस कॉलेज में? मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले कश्मीर की बात खत्म करें। दूसरे विलेन है उसमें पीडीपी और बीजेपी की सरकार, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से बच रही है। क्यों बच रही है? युवा वर्ग जो है वहां का, वो अभी देश का दुश्मन नहीं है, हो जाएगा। उसको आप आतंकवाद की तरफ धक्का दे रहे हैं, उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उसको एलिनेट कर रहे हैं। दो विलेंस हैं, बीजेपी से फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, मैं उनसे तो मोदी साहब भी हैं। सर उस वक्त कहां था आप, कहां थी निंदा जब पैलेट गन्स का आप ही लोग विरोध कर रहे थे? आप ही लोग संसद में खड़े होकर बोल रहे थे कि पैलेट गन्स, पॉलिटिकल आउटरीच इज डिफरेंट फ्रॉम पैलेट गन्स। पॉलिटिकल आउटरीच की बात कर रहा हूं मैं आज भी। फारूक साहब, अगर जो फारूक साहब कह रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, और जो मोदी साहब कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ से जो हो रहा है, उस वक्त कहां थे आप जब पहले हम लोग आप सवाल उठा रहे थे? पिछले 10 साल में कश्मीर को सुधारने वाले कौन थे? वो लोग हैं, हम ही लोग थे। पिछले 10 साल में सिर्फ 2011 में एक बार पथराव का हादसा हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली हमने उनको रीच आउट किया। भले वो उमर अब्दुल्ला राय हो या वो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब रहे। 2010 में कितने दिन कर्फ्यू लगा था ये देश को मालूम है, लेकिन राजीव जेटली 200 जवान राजीव जेटली वो नहीं हुआ था पहले। 200 जवान
जवान 30 महीने में शहीद हुए हैं मेरे राजीव देश के। जेटली वो कैसे शुरू हुआ? राजीव जेटली एक 100 बहुत बच्चे बड़ा गए। आरोप, राजीव जेटली एक बहुत बड़ा आरोप ये लग रहा है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को भी तोड़ने की या दबाने की कोशिश की जा रही है, और उस पर आरोप आप पे सीधे लोग ये पूछ रहे हैं, या कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एबीवीपी क्यों हर जगह कानून अपने हाथ में लेना चाहती है, क्यों नहीं पुलिस को अपना काम करने दिया जाता, क्यों वहां पर एबीवीपी ने उन लोगों के साथ वहां मारपिटाई, आरोप है ये, क्यों एबीवीपी वहां पर हंगामा करने पहुंच गई? गौरव जी, पहले तो एक बात समझनी होगी, इसकी रूट में जाना होगा, जिसको आज देखिए जो एक सब्जेक्ट रखा था द वॉर इन आदिवासी, उसका मतलब क्या है? हमारे देश का आदिवासी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। जो देशद्रोही देश के दूसरे कोनों में बैठे थे, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बैठे थे, उनको झाड़ू लगाकर भगाना शुरू कर दिया है। और ये जो भागने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना जो गिरोह, अपना जो अड्डा बनाया है, वो आजकल दिल्ली बना रखा है, क्योंकि वहां लोग पूछ नहीं रहे। आज देखिए उड़ीसा के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उनसे इनको एक संदेश तो मिला होगा कि अब तुम्हारी रोटियां वहां पर नहीं सिक सकती हैं। उन लोगों को समझ आ गई है, वो विकास की धारा में आगे बह चले हैं। और दूसरी बात, जैसा आज फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं, ये बच्चे एमपी, एमएलए और मंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने इन बच्चों को आगे रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सीखनी है। उन्होंने खुद एमपी बनना है, खुद एमएलए बनना है। और आप ये देखिए, कश्मीर की तो उपज ही इस बात से हुई है कि कश्मीर के अंदर जब पहली बार किसी ने प्रधानमंत्री बनना था, तो उसने कश्मीर को ही सरेंडर कर दिया था। तो ये इनकी परंपरा रही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से ले लीजिए, या आज की परंपरा फारूक अब्दुल्ला जी की ले लीजिए, या कश्मीर से, या जो आदिवासी आप पीडीपी से चुनाव जीत हारने के बाद हाथ मिला लेते हैं। आप भी सत्ता के लिए आपने क्या कर दिया? जिस पीडीपी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जनता को बेवकूफ बना के पहले पीडीपी के विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद उनसे हाथ मिला लिया। कश्मीर की आज की स्थिति हुई है तो इस वजह से हुई है कि आप लोगों ने, जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव ना आप रहे ना पीडीपी रहे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके बाद हाथ मिला लिया। तो आपने जो किया है, आप बहुत पुराने इतिहास में जाते हैं, हम आपको 1990 के बाद का इतिहास बताते हैं। कश्मीर सुधरता चला गया, आज अचानक कश्मीर क्यों जल रहा है? आज कश्मीर जल रहा है तो आपके और पीडीपी के फेलियर से जल रहा है। आज कश्मीर जल रहा है तो फारूक अब्दुल्ला के भड़काऊ बयानों से भी जल रहा है। आप लोग दोनों इस कहानी के सामने आई, इस कहानी के कश्मीर से भगाया। राजू जेटली जी, आप अपनी बात तुरंत कंप्लीट कीजिए। कश्मीर आपकी लालच की वजह थी। राजू जेटली जी तुरंत कंप्लीट कीजिए। राजू जेटली जी तुरंत कंप्लीट कीजिए। आतंकवाद कश्मीर में 1989 में शुरुआत करवाई। जगमोहन जी के वक्त अगर शुरू हुआ था तो समाप्त उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के राजू जेटली, यू मेड योर पॉइंट सर, हो गया। 200 जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, आपके होते हुए क्या हो रहा है? ओके, मैं आप पूछूंगा सर, आपके रिजीम में भी निकाल के दिखाएंगे कितनी 200 जवान 30 महीने में। मुझे बताइए आप कौन से रिजीम में हुए? तनवीर सादिक को लाइए प्लीज, तनवीर सादिक को लाइए स्क्रीन पर। राजू जेटली, राजू जेटली नहीं जाते, हमारी रक्षा के लिए जाते हैं। सर 10 साल जवान 30 महीने मारे गए, पहले आप भी सरकार में रहे हैं। 200 जवान काउंट करके बताइए 10 साल में। तनवीर सादिक को लाइए स्क्रीन पर प्लीज। तनवीर सादिक, इंटरप्रिटेशन तो किसी चीज का कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको जरा सिलसिलेवार 4-5 बयान सुनाता हूं फारूक अब्दुल्ला के। जरा मुझे इनका इंटरप्रिटेशन और हमारे दर्शकों को इसका इंटरप्रिटेशन करके बताइए, हिंदी में कहें तो व्याख्या करके बताइए कि क्या मंशा थी, क्या भावना थी और क्या कहना चाहते थे फारूक अब्दुल्ला। कश्मीर का युवा अपने हक के लिए कुर्बानी दे रहा है और अल्लाह के लिए, जैसा कि मेजर गौरव आर्य ने कोट किया था, अल्लाह के लिए तुम आगे बढ़ो, बंदूक उठाओ। क्या है इसका मतलब? अलगाववादी अलग अलग रास्तों पर ना चले, एकजुट हो कश्मीर के हक के लिए, हम भी आपके साथ हैं। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा तनवीर सादिक। अलगाववादी अलग अलग रास्तों पर ना चले, एकजुट हो कश्मीर के हक के लिए, हम भी आपके साथ हैं। तीसरा बयान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। अभी राकेश सिन्हा इसका कह रहे थे, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था। भारत की हिम्मत नहीं कि वो पीओके ले सके, किसके लिए बात कर रहे हैं वो। चौथा बयान, पूरी भारतीय सेना हमें आतंकियों से नहीं बचा सकती, इसलिए जरूरी है कि हम पाक से बात करें और मुद्दा सुलझाएं। सेना पर सवाल उठा दिया। पांचवा बयान, पीओके पाकिस्तान का है और रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत में और रहेगा। क्या मतलब है इसका? फिर आप कह रहे हैं कि आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आज आप ही कर दीजिए इसका इंटरप्रिटेशन, इन बयानों का इंटरप्रिटेशन कर दीजिए और बताइए क्या भावना है आपके लीडर की। आप मुझे बीच में टोकिएगा नहीं, बस 20 या 30। हाँ, लेकिन मुद्दे पर रहिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से अभी तक कोई 30-32 जवान हमारे मारे गए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं फंडामेंटली हमारा जो पॉलिसी, हमारा तरीका जो है वो गलत है। नंबर 2, चाहे वो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। देखिए सर, वो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए और उस देश में आप भी रहते हैं।
नहीं, आप उनको मारे गए हैं, आप शहीद कह रहे हैं या मारे गए हैं? दोनों में अंतर है सर। वो आप अपने शब्दों को बदलिए, कहिए वो शहीद हुए। जवान शहीद होते हैं, मारे नहीं जाते हैं। जवान शहीद होते हैं। आप पाकिस्तान का लैंग्वेज मत बोलिए, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। आपका नेतृत्व तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और एक बात मैं गौरव जी यहां क्लियर कर दूं, ये फारूक अब्दुल्ला रिलीजियस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, रिलीजियस मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नाम पर एक होने की बात करना रिलीजियस टेररिज्म को बढ़ाना है। बिल्कुल, इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप तनवीर सादिक की बात पूछिए। तनवीर सादिक बोलिए। अगर आप कोई फर्क नहीं है आपके डिबेट में आने का, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर आपको डिबेट में बुलाया इसीलिए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, 5 बयान मैंने सुना दिया आपको, उन 5 बयानों के बारे में बोलिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे चले गए, आपने जवानों की शहादत को मारे गए बता दिया। ये सब इंटर रिलेटेड है। 1948 से अभी तक आपको पता नहीं 101 लॉज एक्सटेंड हुए हैं जो कि इलीगल है। क्या वो सही है? क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ एक पॉलिटिकल इशू है? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत है, उनका एजेंडा ऑफ अलायंस है। सर तो आप पॉलिटिकल इशू पर अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? आप पाकिस्तान क्या आपने किया? जब आप दिल्ली में होते हैं तो आपकी जुबान कुछ और होती है, जब आप श्रीनगर में होते हैं तो आपकी जुबान कुछ और होती है। तनवीर साहब, आप एक लाइन में बताइए, क्या आप फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? वो क्या करेंगे और उनकी पार्टी करना चाहते हैं इनसे? ये इस वक्त मलहम लगाने का काम आपको भी करना चाहिए। उनकी बात वैसे भी कम कर के उनकी बात पूरी हो गई। क्या पार्लियामेंट में वो डस्टबिन में नहीं फेंका आपने? वो तो हमारी गवर्नमेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से दिया था। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, जब भी कोई पॉलिटिकल चीज हुई, न्यू दिल्ली ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो होगा ही। सर कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपके बयानों को? सर इन बयानों को आप एक लाइन नहीं बोल रहे। सर न्यू दिल्ली क्वेश्चनेबल है या नहीं, ये डिबेट नहीं है। आपके लीडर के बयान क्वेश्चनेबल है, और क्वेश्चनेबल नहीं है, कंडेमेनेबल है। जो वो बयान दे रहे हैं कहीं से भी वो भी जानते हैं कि ये बयान कहीं से भी एक्सेप्टेड है ही नहीं, लेकिन क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल गोटियां खेलनी है, उनको अपनी राजनीतिक गोटियां सेकनी है, इसलिए वो बयान दिए जा रहे हैं। आप एक ही चीज को क्यों रट लगाए? मैं रट लगाऊंगा क्योंकि आपके नेता भी बार बार एक ही चीज बोलते हैं अलग अलग शब्दों में। बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की जुबान क्यों बोलते हैं आपके नेता? आप लोगों ने वोट नहीं माना। हम जब भी पॉलिटिकल की बात करते हैं कि आप पॉलिटिकल तरीके से इसको रीच आउट कीजिए, आपने क्यों नहीं माना? आप बीजेपी के जो लोग बैठे इनसे पूछिए, इनका एजेंडा ऑफ अलायंस है कि बात करें मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट से, क्यों नहीं की? पाकिस्तान से 3 साल। ये आपका पॉइंट सही है, ये मैं राजू जेटली से पूछूंगा किया कि क्यों नहीं किया, लेकिन मेरा पॉइंट इतना है कि फिर आपके लीडर जहर क्यों घोल रहे हैं? मेरा पॉइंट ये इतना है कि आपके लीडर जहर क्यों घोल रहे हैं? गौरव, जब ये चीज नहीं होगी तो जो अभी रास्ते पे हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो लाजमी होगा। नहीं लाजमी होगा, किसी भी हालत में लाजमी नहीं होगा, और आप या किसी को भी हक नहीं है सेना पर सवाल उठा दे। मेजर गौरव आर्या ये तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि जो होगा वो लाजमी होगा। कैसे लाजमी होगा? किसी भी हद में लाजमी नहीं होगा, किसी भी हालत में लाजमी नहीं होगा। मेजर गौरव आर्या, देखिए साहब, ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो मुझे नहीं लगता कि ये सोच समझ के कुछ बोल रहे हैं। क्या लाजमी होगा? कुछ लाजमी नहीं होगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि साहब जो लोग हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, अब उनको गोलियों से डर नहीं लगता। गोलियां उन्होंने देखी नहीं है अभी। उन्होंने पैलेट गन्स देखी थी। पैलेट गन्स गोलियां नहीं होती, पैलेट तो छर्रे होते हैं। जो बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड 12 बोर की बंदूक है वो लेके बैठता है, उसको पैलेट गन कहते हैं, राइट। और सेना से ये कहते हैं कि साहब सेना से इनको डर नहीं लगता। सेना से जो आम जनता है वो भिड़ी कहाँ पे अभी तक, और सेना करना भी नहीं चाहती। देखिए, सबका विरोध करने का बिल्कुल हक है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बाहर हो, हरियाणा में हो, कहीं पे भी हो। लेकिन आप देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, आप पत्थरबाजी करेंगे, आप टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को इंटरप्ट करेंगे, तो फिर इसका ब्लोबैक होगा। हाँ, पीडीपी बीजेपी की सरकार को एंगेज करना चाहिए। वो अगर उनके उसमें लिखा है मैनिफेस्टो में तो सब करना चाहिए। इसमें अगर लिख के दिया है तो उसमें बहस वाला मुद्दा है ही नहीं कर रहे तो उनसे सवाल करा जाए क्यों नहीं कर रहे। मैं सिर्फ सेना का पक्ष रख रहा हूं। अगर आर्मी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है और उस ऑपरेशन के बीच में जैसे शोपियां में हुआ था कि लोग आए और पथराव करा और टेररिस्ट की मदद करी, तो फिर हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी और जो पत्थर फेंकेगा, उसके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर फेंकेगा, हमारे हाथ में बंदूक है, हम गोलियां चलाएंगे। हम तो बंदूक फेंक के पत्थर नहीं फेंक सकते ना। तनवीर सादिक, बिल्कुल।